शैलजा को वही जिद्दी लेवल तो नहीं, तो शैलजा को ब्लैंक कॉल किया जाता था, ऑडियंस में जाता था, पता करो यार। एक फेक एनकाउंटर कहने वाली शैलजा कहाँ है? क्या एसआईटी को वाकई कोई न्यूज़ देने वाला था? और एसआईटी नाज़िया का अतीत जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी? क्या वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला था जो नाज़िया का लेकिन काफी एसआईटी ने ये जरूर पता कर लिया था नाज़िया 2 साल पहले पश्चिम बंगाल लापता हुई। करीब 2 साल पहले हम लोगों ने नाज़िया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। आखिर वो फरीदाबाद कैसे पहुंची, गायब कैसे हुई थी? हमको नहीं मालूम सर। तो ये एक लंबे समय तक नाज़िया के साथ रेप किया जा रहा था। उसके बाद उसको एक एनजीओ में रखा गया, जहाँ से नफीसा नाम के लोग उसको लेकर गए। एनजीओ वाले ने हमको बताया कि वहाँ उसने अपने आप पूरी नाज़िया की मौत बताया। ये है वो बात। शायद ये नफीसा नहीं है, ये तो रूपा है। हमारे गांव में रहती थी और ये नाज़िया की मासी नहीं, ये तो नाज़िया को जानती थी बस। फिर वो आपके गाँव में रहती है? लेकिन इसे सालों से किसी ने नहीं देखा। रूपा हमारी बेटी को लेकर भी हो सकता है। मुझे रूपा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप? हमारे पास नंबर है। मैं मेरे प्लस प्लेयर बाय। ये बच्चे नाज़िया अपने ग्रेट बेटे वो एक हाईवे रोकने के केस में आगे करते हैं। इस नाज़िया के खिलाफ से इस केस को पूरी तरह छोड़ देते हैं सर। तो इस बच्ची को ढूंढने की इच्छा मेरी बढ़ती जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मैं हाईवे रोबरी गैंग की लीड दे सकती है, बल्कि इसलिए बच्ची ठगन में जाके फंस गई है और मुझे लगता है इस बच्ची को निकालना प्रयास जरूरी है। तो मैंने शैलजा और अंशु दोनों के पिछले 2 सालों की कई बातें पता की हैं। ये शैलजा के पेरेंट्स के साथ कानपुर में रहता था, जहाँ उसे एक रिश्ता आया, जिस रिश्ते को शैलजा ने बिना लड़के को देकर ठुकरा दिया। हाँ, लेकिन इस सब का हमारे कैसे कनेक्शन है सर, क्योंकि इंस्पेक्टर कानपुर बैठ गया और शैलजा ने जिस रिश्ते को ठुकराया वो और किसी का नहीं, इंस्पेक्टर मैं जिससे पास है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी 2 साल पहले शैलजा के साथ फिक्स कर दी। फिर मैंने अंशुल को अरेस्ट किया, मुझे नहीं पता था। मैं मानता हूँ, मैं उन लोगों से गहने खरीदता था, लेकिन वो कौन है सर? मैं नहीं जानता। वो मेरा फोन से कॉन्टैक्ट होता था, गहने लेकर आते थे, मुझसे पैसे ले जाते थे, और जो बंदा आता था, वो पैसा आता था सर। नाम का एक आदमी है, नरेंद्र के जरिए मैं रॉबर्ट तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अंशुल को अगर रास्ते से हटा दिया तो मैं शैलजा की जिंदगी में दोबारा वापस जरूर आ सकता हूँ। मैंने ही नरेंद्र को कहा कि अंशुल का नाम है, उसके बदले ऊँट ले जाते वक्त मैं उसे नाम में मदद कर दूँ। नरेंद्र इसको उसकी हेल्प करी था, स्कूल में आगे मुझे लेकर तो अंशुल को कैसा पुलिस बनाया है? का प्लान क्या है? वो
स्टेटमेंट से तो कहा था कि नरेंद्र तोमर रॉबरी है जुड़ा। इसके सीबीआई ने फेक आईडी का एक नंबर मिला जिसमें हमें एक और दिया गया था चंद्रेश का नंबर मिला। ये चंद्रेश को मैंने ढूंढने के लिए कहा था कि आपने टेस्ट की। सर खबरों में तलाश में लगाया, खबरों को तलाश में लगाया बस हो गया। कैसे भी करके चंद्रेश मुझे अंदर चाहिए। और रूपा कैसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? और रूपा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी पिन थे उनकी क्या अपडेट है? सर उसकी भी तलाश जारी। सर मैं नाजिम मिसिंग केस में बैंगलोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को स्टडी कर रहा था। उस केस में एक एंगल ऐसा था जिसको बैंगलोर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। कैसा ही है? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम लोग? दुबई के उस शेख के साथ क्या बात है तुम लोगों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई के उस शेख के साथ राजा की शादी करवा दी थी तुम लोगों ने? तो फिर दुबई के उस शेख ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर किए थे? ये नहीं बताएगा साहब, हम बता रहे हैं ये नाजिया का शादी वो तुमने किसी के साथ करा नहीं था। समझा कैसे? हमारे रिश्तेदार है अफाज, उसे मैं सारा जमीन कब्जा कर लिया, लाखों को जमीन को कब्जा कर ही लिया। कैसे बात है तू? लेकिन वहाँ पे नाजिया का अच्छा चाहता था, सामने माथा खराब है। क्यों? ये कौशल है, इसके लिए हम पूरे दिन पास रखें, लेकिन हमको क्या मालूम था सर कि वो हमारी लड़की को हमसे इतना दूर लेकर जाएगी। नाजिया के माता पिता की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही थी। वहीं एसआईटी को जल्द ही चंद्रेश नाम के हीरा व्यापारी की एक लीड मिली जो चोरी के गहने खरीदा करता था। सर मेरी बात मानिए सर, मैं किसी नरेंद्र तोमर को नहीं जानता सर। इस फेक आईडी के नंबर से नरेंद्र तोमर को कॉल किया जाता था। उसी फेक आईडी के नंबर से तुझे भी कॉल किया जाता था। कौन है वो जो तुम दोनों को कॉल करता था? सर वो तो जमीन और मुस्तम है। काम लेंगे दोनों। हमें नहीं मालूम सर। जरा भी तुम लोगों के लिए काम करता था ना? जरा को क्यों मारा? साहब हमने नहीं मारा जरा को। ये बच्चे तुम लोगों के जमीन में कैसे फंसे? 3 महीने पहले हम जगेती करके जंगल से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक बैग में से किसी का हाथ उसे जयराज के साथ रख दिया था। जयराज हमारे लिए रैकी का काम करता था, इसमें वो इस बच्चे को भी इस्तेमाल करने लगा। तुम लोग पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर कार रुकवाते थे, फिर उसमें मौजूद सभी लोगों को लूट सके और फिर उनको मार देते। हमें पता चला कि कोई पुलिस की वर्दी वाला आदमी उसका रेप तुम में से था ना? कोई कौन था? नहीं साहब, हमने बच्चे का रेप कभी नहीं किया, लेकिन साहब हमने उसे झांसा दिया था कि बंगाल से उसकी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए साहब वो हमारे साथ काम करती थी। साहब, जिस रूपा के बारे में आपने पता करने के लिए कहा उसके बारे में पता चलिए। वीरू को पहले खुद का धंधा करती, बाद में मेरे आदमी ने पता किया तो पता चला इसका कोई दलाल था, जाकिर नाम। एक बात और पता चली, जाकिर किसी का कमीन था। किसका कमीन था? अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन शायद किसी पुलिस वाले का। तेरे पास जाकिर का रिपोर्ट है? हाँ सर। जाकिर किसी पुलिस वाले का कमीन था तो जाहिर सी बात है वो यही पुलिस वाला होगा जिसने राजिया का रेप किया। सर ये जाकिर किस पुलिस वाले का खबरी था ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ ये क्या? सब पिंटू खबरी का फोन आया था, जाकिर की एक ईमेल, जाकिर का उस्मान रोड के ज्वेलरी के अड्डे पे काफी आना जाना, और आज फिर से वहाँ आने वाला। कॉलेज को सब फरीदाबाद में मेड का काम करता था और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए हम सेक्स रैकेट से जुड़ गया, ताकि हमारा मुलाकात जाकिर से हुआ था। हम जानता था कि फॉर्जिंग लड़की का मार्केट अच्छा है, इसलिए जब नाजिया की माँ नाजिया को हमारे पास छोड़ के गया तो हमारा मन में लालच आ गया और हम उसको फरीदाबाद लेके आ गया और जाकिर उसको धंधे पे बिठा दिया। मैं बस नाज़िया ऐसी बच्चियों को सूटकेस में डालकर अपने क्लाइंट के पास ले जाता हूँ। नाज़िया के साथ भी मैंने यही धंधा शुरू कर दिया। एक दिन अचानक वो तनाव से भाग गई और किसी पान वाली को मिली जो उसे पुलिस के पास लेकर गई। फिर पुलिस ने उसे एनजीओ में डाल दिया। नाजिया का कहना कि कोई पुलिस वाला था तो रेप करता था उसका।
हाँ सर, उस पुलिस वाले साहब ने कहा कि उस बच्ची को किसी भी हाल में एनजीओ से बाहर निकालो। उन्हें डर था कि नाजिया उनके बारे में सबको बताना नहीं। हम जाकिर के कहने पे नाजिया को एनजीओ से हटाया था और वापस जाकिर को सौंप दिया। वो पुलिस वाला वो था जो नाजिया का रेट पड़ता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा थी। मतलब 3 महीने बाद अचानक रूपा ने उसको एक बूढ़े आदमी के साथ देखा, तो मैंने ये बात साहब को बताई। साहब ने कहा कि वो बच्ची फिर हाथ से निकल गई। फिर मैं उस बुढ़े को मार दिया। मैंने सोचा अगर मारना ही है तो क्यों ना कुछ और पैसे कमा लो उससे, इसलिए अब तक मैंने उसको जिंदा रखा था। मुझे नहीं पता कि नाजिया का फ्यूचर अब क्या होगा, कैसा होगा। हाँ? निकलो खाना खाना का निकलो ना, रेडी हो गए चलो। जब अब नाजिया जैसे तो जा छेका करा रहा है, जब मुंह धो नकाई दिमाग खराब कर रहा है। प्लीज पुलिस से संपर्क जरूर करें। ढाई साल नरक में बदतर जिंदगी जीने के बाद आखिरकार नाजिया को अपनी अम्मी को देखना नसीब हो पाया। लेकिन नाजिया के साथ हो रहे गुनाह तब शायद थम सकते थे जब नाजिया की सुनवाई एक मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही थी। अगर तब उसके साथ हुई ज्यादतियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद हम एक बच्ची को ये उम्मीद दे सकते थे कि गुनहगार कभी बख्शे नहीं जाते। लेकिन इंसाफ में हुई देरी ने उसे और भी गहरे घाव दिए। ये बेहद ही अफसोसजनक है कि न्याय की दहलीज पे पहुंचने के बावजूद भी कई विक्टिम्स को अक्सर न्याय नहीं मिलता और कई बार सुनवाई में ही इतना वक्त बीत जाता है कि इंसाफ का कोई मायना ही नहीं रह जाता। इस विषय पे वाकई विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतत जस्टिस रीलोडेड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। ನಿತ್ಯದ ಗೋಳಾಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಗಾಟ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿದಿನ Ini mana ni? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। We're the best. Papa kan,